दोस्तों, आप लोगों ने इन दोनों एक्टर्स को तो जरूर देखा होगा। एक वत्सल सेठ, जिसने टार्ज़न द वंडर कार से धमाकेदार एंट्री की थी, और दूसरा गिरीश कुमार, जिसे रमैया वस्तवैया से बड़े बैनर ने लॉन्च किया था। दोनों की शुरुआत जबरदस्त थी, दोनों के साथ बड़े सुपरस्टार्स जुड़े थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये दोनों बड़े पर्दे से लगभग गायब हैं? क्या सच में इन दोनों के करियर के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं की गई? आज इस कहानी की हर परत खोलेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वत्सल सेठ की। क्या एक सुपरस्टार एक उभरते हुए कलाकार का करियर बर्बाद कर सकता है? क्या अजय देवगन जैसे बड़े एक्टर ने जानबूझकर एक नए टैलेंट को खत्म कर दिया? क्या एक मासूम गलती, एक सीनियर से किया गया सवाल किसी का पूरा फिल्मी भविष्य छीन सकता है? एक ऐसा एक्टर जो कभी हर टीनेजर का क्रश था, जिसकी स्माइल देखकर लड़कियां दीवानी हो जाती थीं, जिसे एक टाइम पर नेक्स्ट शाहरुख खान कहा गया, आज वो कहां है? आपको याद है टार्ज़न द वंडर कार, उस फिल्म का हीरो वत्सल सेठ। एक फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाला वो चेहरा आज न तो बड़े पर्दे पर है, न टीवी पर, न ही सोशल मीडिया पर कोई हलचल। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसका पूरा करियर ठप पड़ गया? क्या वाकई अजय देवगन ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था? क्या उनके बीच हुआ एक झगड़ा एक करियर का दी एंड बन गया, या फिर यह महज इंडस्ट्री के उन खौफनाक गेम्स का हिस्सा था जहां टैलेंट से ज्यादा मायने रखते हैं रिश्ते? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं वहीं से जहां यह सपना पलने लगा था। वत्सल सेठ का जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई में हुआ। एक सिंपल फैमिली, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं। उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ नहीं था, बल्कि कंप्यूटर साइंस में उनका जबरदस्त इंटरेस्ट था। उन्होंने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई की और उनका सपना था एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है। वत्सल के एक दोस्त की मम्मी टीवी की स्क्रिप्ट राइटर थी। एक दिन उन्होंने कहा, वत्सल, एक नया शो आ रहा है, जस्ट मोहब्बत, ऑडिशन मेरे ऑफिस में हो रहे हैं, ट्राई क्यों नहीं करते? वत्सल ने पहले मना किया, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही दोस्त की मम्मी ने जोर दिया, वो बिना किसी तैयारी के ऑडिशन देने पहुंच गए और किस्मत ने वहीं पर दरवाजा खोला। डायरेक्टर को उनकी नेचुरल एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्हें सीधा जय मल्होत्रा का रोल मिल गया। जस्ट मोहब्बत 1996 से 2000 तक चला। इस शो ने वत्सल को घर घर में फेमस कर दिया। लेकिन इसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया, बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के टिकना मुश्किल है, पढ़ाई पूरी करो। वत्सल मानो एक्टिंग से ब्रेक लिया और पढ़ाई में जुट गए। फिर आया साल 2003, जब अब्बास मस्तान एक अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे थे, टार्ज़न द वंडर कार, एक ऐसी कार जिसमें आत्मा बसी हो। अब्बास मस्तान एक ऐसे फ्रेश चेहरे की तलाश में थे जो अभी तक बॉलीवुड में ना देखा गया हो और थोड़ी बहुत एक्टिंग जानता हो। जब वत्सल का ऑडिशन हुआ, डायरेक्टर्स इंप्रेस हो गए। उनके चेहरे की मासूमियत, नेचुरल डायलॉग डिलीवरी और जस्ट मोहब्बत का अनुभव, सब कुछ परफेक्ट था। अब्बास मस्तान ने उन्हें फिल्म का हीरो बना दिया, राज चौधरी। अब कहानी में एंट्री होती है अजय देवगन की। इस फिल्म में अजय देवगन ने वत्सल के पिता का रोल निभाया। हालांकि उनका रोल सिर्फ शुरुआती आधे घंटे का था, लेकिन उनका स्टारडम फिल्म को एक मजबूत बेस देता था। शूटिंग के दौरान अजय देवगन और वत्सल की बॉन्डिंग शानदार थी। वत्सल खुद कहते हैं कि अजय उन्हें कैमरा फेसिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज सिखाते थे। लेकिन कहते हैं, बॉलीवुड में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी बिगड़ भी जाते हैं, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक दिन सेट पर कोई सीन रीटेक पर रीटेक हो रहा था। वत्सल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में एक लाइन कह दी, सर, क्या हम सीन को थोड़ा अलग तरह से ट्राई कर सकते हैं? शायद ये लाइन गलत टाइम पर गई। कहते हैं अजय देवगन को यह बात पसंद नहीं आई। कुछ लोगों का दावा है कि इसके बाद अजय देवगन का रवैया बदल गया। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात से कोई सुपरस्टार किसी न्यूकमर का करियर बर्बाद कर देगा, या इसके पीछे कुछ और था? यहां एक और थ्योरी आती है, नेपोटिज्म। टार्ज़न द वंडर कार के बाद वत्सल के पास कई फिल्म ऑफर आए, लेकिन उनमें से ज्यादातर अचानक कैंसिल हो गए। वजहें दी जाती, आप इस रोल के लिए फिट नहीं लगते, हमें कोई और मिल गया है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू। एक तरह का अनऑफिशियल बैन जैसा माहौल बन गया। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में एंट्री ले रहे थे रणबीर कपूर, शाहिद कपूर
ऋतिक रोशन जैसे नेपोटिज्म किड्स जिनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। अब आप ही सोचिए, एक ओर स्टार किड्स जिन्हें सब कुछ प्लेट में मिल रहा था और दूसरी ओर वत्सल सेठ जो खुद से सब बना रहे थे लेकिन हर जगह दीवारें खड़ी की जा रही थीं। क्या यह सब संयोग था या कोई साजिश? सन 2004 में टार्जन रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वत्सल रातों रात स्टार बन गए, लेकिन फिर भी अगली फिल्म के लिए 4 साल का इंतजार। साल 2008 में आई नन्हा जैसलमेर फ्लॉप, फिर हीरोज, फिर पेइंग गेस्ट, सब फ्लॉप। लगातार नाकामियों के बाद कोई प्रोड्यूसर उन्हें हीरो के तौर पर लेना नहीं चाहता था। उनका करियर डूब चुका था। अब सवाल उठता है, अगर टार्जन हिट थी तो बाकी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई? क्या यह सब बस किस्मत थी या किसी की प्लानिंग? यहां पर कुछ इनसाइडर्स बताते हैं। अजय देवगन चाहते थे कि उनका एक रिश्तेदार जिसे वह लॉन्च करना चाहते थे वत्सल के साथ एक फिल्म करे ताकि उसे वत्सल की फेम का फायदा मिले, लेकिन वत्सल ने उस फिल्म को मना कर दिया। स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। यही मना करना शायद उन्हें बहुत महंगा पड़ा। उसके बाद इंडस्ट्री ने धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। वत्सल ने आखिरकार फिल्मों को अलविदा कहा और वापस टीवी की दुनिया में लौट आए। 2014 में एक हसीना थी में जबरदस्त नेगेटिव रोल निभाया शौर्य गोयन का। 2017 में हासिल, 2019 में यह रिश्ता है प्यार के। यहां तक तो सब ठीक था। इन्हीं दिनों उन्हें एक्ट्रेस इशिता दत्ता से प्यार हुआ और 2019 में दोनों ने शादी कर ली। आज वत्सल एक्टिंग से पूरी तरह दूर हैं। उन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल कर एक कंपनी शुरू की, पंक्चुअलिटी। अब वह फैमिली मैन हैं, एक बेटे के पिता हैं और एक और बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं। कभी जो स्टार बनता था, अब वह सोशल मीडिया पर शांत लेकिन खुश है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। अगर वत्सल सेठ को दूसरा चांस मिला होता तो क्या वो आज बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में होते? और क्या वाकई अजय देवगन ने अपने गुस्से में किसी की किस्मत को मसल दिया, या ये सब सिर्फ नेपोटिज्म का खेल था जिसमें बिना गॉडफादर कोई जीत ही नहीं सकता? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसी ही सच्ची अनसुनी कहानियां आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब बात करते हैं गिरीश कुमार की। रमैया वस्तावैया में आपने उस हीरो को देखा था ना, जो लड़कियों का सपना बन गया था, जिसकी स्माइल देखकर कॉलेज की लड़कियां दीवानी हो जाती थीं, जो पहली ही फिल्म में सबके दिलों पर ऐसा छाया कि लगा जैसे इंडस्ट्री को अपना अगला रोमांटिक सुपरस्टार मिल गया हो। और लॉन्च भी कोई मामूली नहीं था। खुद प्रभुदेवा डायरेक्टर थे और TIPS फिल्म्स जैसी बड़ी कंपनी ने उसे लॉन्च किया था। कहने को नया चेहरा था, लेकिन सब कुछ था उसके पास, नाम, पैसा, बैकिंग और किस्मत भी। लेकिन फिर वो एक दिन अचानक गायब हो गया। ना कोई खबर, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई स्कैंडल, ना कोई एक्सक्यूज। बस एक दिन के बाद जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया, जैसे वो था ही नहीं कभी। ना फिल्मी पार्टियों में दिखा, ना किसी अवार्ड शो में, ना ही किसी अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट में। और तब सवाल उठने लगे, क्या उसने खुद इंडस्ट्री छोड़ दी थी या फिर उसे हटाया गया? क्यों कहा जाता है कि रमैया वस्तावैया के इस प्रेम का करियर सोनू सूद की वजह से खत्म हो गया? क्या फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? क्या सेट पर हुआ कोई अनदेखा मोमेंट उस नए लड़के की पूरी लाइफ बदल दिया? या फिर ये सब किसी बहुत गहरी प्लानिंग का हिस्सा था? क्यों आज भी इंडस्ट्री के अंदर कई लोग ये कहते मिल जाते हैं, अगर सोनू सूद उस फिल्म में ना होते तो आज गिरीश कुमार एक बड़ा नाम होता। तो क्या सोनू सूद ने एक नए एक्टर को कुचल दिया था? क्या उनके बीच सिर्फ ऑन स्क्रीन दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ऑफ स्क्रीन ईगो क्लैश भी था? सवाल बहुत हैं, जवाब कम हैं, और जो हैं भी वो या तो दबा दिए गए हैं या फिर किसी ने जानबूझकर बताने से मना कर दिया। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस हीरो की अधूरी कहानी जिसने पहली फिल्म में प्यार करना सिखाया, लेकिन उसी फिल्म ने उसका करियर छीन लिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 की उस फिल्म से जिसका नाम था रामाया वास्तवाया, एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म जिसमें प्यार था, गांव था, एक रईस लड़का था, एक सीधी सादी लड़की थी और उसके भाई जैसा एक विलेन जो असल में सबसे ज्यादा चमका। गिरीश कुमार इस फिल्म का हीरो, एकदम नया चेहरा, लेकिन लॉन्च ऐसे किया गया जैसे इंडस्ट्री का अगला शाहरुख आ गया हो। हर चैनल पर इंटरव्यू, हर अखबार में फोटो, हर प्रमोशनल इवेंट में बस एक ही नाम गिरीश। लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो लोगों की नजर सोनू सूद पर जा टिकी।
वो जो हीरोइन का भाई बना था, लेकिन स्क्रीन पर वो ही असली हीरो लग रहा था। उसकी बॉडी, उसकी एंट्री, उसका एटीट्यूड, सब कुछ गिरीश को ओवरशैडो कर रहा था। और यहीं से शुरू हुई वो अनकही कहानी जो धीरे धीरे शक में बदली और फिर अफवाहों में। फिल्म में भले गिरीश ने प्यार किया हो, लेकिन असल जिंदगी में उस फिल्म ने उसे तन्हा कर दिया। क्यों फिल्म रिलीज के कुछ महीनों बाद वो अचानक गायब हो गया? क्यों TIPS जैसी अपनी फैमिली कंपनी होते हुए भी उसका नाम किसी अगली फिल्म में नहीं आया? क्यों ना कोई मीडिया इंटरव्यू, ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, ना कोई डायरेक्टर उसके साथ दोबारा काम करना चाहता था? क्या वजह थी कि लॉन्च के 2 साल के अंदर ही लोगों ने उसका नाम लेना भी बंद कर दिया? क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर इसके पीछे सोनू सूद जैसा बड़ा चेहरा खड़ा था? आगे इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे शूटिंग के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जब पूरे सेट पर गिरीश और सोनू के बीच का टेंशन किसी भी सीन से ज्यादा रियल लगने लगा था। कुछ लोग कहते हैं ये बस एक प्रोफेशनल क्लैश था, लेकिन कुछ अंदर की आवाजें कहती हैं ये खेल बहुत बड़ा था और प्लेयर बहुत चालाक। सोनू सूद की फिल्म में जब गिरीश कुमार ने कदम रखा, तब तक सब कुछ बाहरी तौर पर शांत लग रहा था। रमैया वस्तावाया का ट्रेलर हिट हो चुका था, गानों पर लोग झूम रहे थे और गिरीश को लोग नया लवर बॉय मानने लगे थे। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के टाइम ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी में हलचल मच गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने सोनू से पूछा क्या फिल्म में गिरीश आपको टक्कर दे पाए, तो सोनू ने मुस्कुराकर कहा हमेशा की तरह विलेन मजबूत होना चाहिए, हीरो तो वैसे भी लड़कियों का प्यारा होता है। बात छोटी थी, लेकिन इस जवाब ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा और फिर एक अफवाह उड़ने लगी। क्या सोनू को लगा कि ये नया लड़का कहीं उनका रोल दबा ना दे? इसी बीच सेट से ऐसी खबरें आने लगी कि गिरीश और सोनू के बीच शूटिंग के दौरान तनाव बढ़ता जा रहा है। खासकर क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग में कई बार रीटेक हुए। गिरीश का कहना था कि वो सीन उनके लिए इमोशनली बहुत क्रिटिकल था, लेकिन सोनू बार बार उसी शॉट में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक स्पॉट बॉय के हवाले से खबर आई कि उस रात शूटिंग के बाद वैनिटी वैन के बाहर तेज आवाज में दोनों के बीच बहस हुई। गिरीश ने गुस्से में ये तक कह दिया था ये मेरी डेब्यू फिल्म है, आप क्यों बार बार शो चुरा रहे हैं? सोनू ने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, सिर्फ फिल्म डेब्यू से स्टार नहीं बना जाता। ये बात शायद वहीं दब जाती, लेकिन अगले ही हफ्ते फिल्म के प्रमोशन से गिरीश अचानक गायब हो गए। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जितने इवेंट्स में वो जाना था, उनमें से ज्यादातर में सिर्फ सोनू और श्रुति हसन ही दिखे। लोगों ने पूछा गिरीश कहां है? PR वालों ने कहा वो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन वो छुट्टी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। फिल्म रिलीज हुई, गिरीश का काम भी अच्छा था, लड़कियां दीवानी हो गईं, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई और इस फ्लॉप का सारा ब्लेम गिरीश के सिर मर दिया गया। इंडस्ट्री वालों ने कहना शुरू किया एक्टिंग में दम नहीं है। कुछ ने कहा लॉन्च तो मिला लेकिन चार्म नहीं था। लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि फिल्म रिलीज के बाद भी गिरीश ने कई फिल्में साइन की थीं, जिनकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी। फिर अचानक एक एक करके उन प्रोजेक्ट से उन्हें हटा दिया गया। एक फिल्म के डायरेक्टर ने तो यहां तक कह दिया था बड़े लोगों का प्रेशर है, हम गिरीश को नहीं ले सकते। अब सवाल ये उठने लगे बड़े लोग कौन? क्या सोनू सूद जैसे एस्टैब्लिश्ड नाम ने इनडायरेक्टली गिरीश के करियर को रोक दिया? कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरीश की टीम ने टिप्स फिल्म से कई बार रिक्वेस्ट की कि वो गिरीश को और फिल्मों में कास्ट करें, लेकिन टिप्स फिल्म्स ने एकदम चुप्पी साध ली। कहा जाता है फिल्म फ्लॉप होने के बाद सोनू का बॉन्ड टिप्स से और मजबूत हो गया था और गिरीश को एक तरह से पीछे कर दिया गया। और इसी दौरान गिरीश ने इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी, लाइमलाइट से दूर, मीडिया से दूर। वो लड़का जो लॉन्च के वक्त इतना कॉन्फिडेंट था, अब धीरे धीरे गुमनाम होता जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रामैया वास्तवाया के फ्लॉप होते ही गिरीश कुमार के साथ ऐसा सलूक होने लगा जैसे वो इंडस्ट्री में कभी थे ही नहीं। फोन उठने बंद हो गए, ऑफर आने बंद हो गए, यहां तक कि जिन लोगों ने फिल्म की रिलीज से पहले उसके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मचाई थी, वही अब नजरें चुराने लगे। और इस सब के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, सोनू सूद। लोग कहने लगे भाई फिल्म में तो विलन थे, लेकिन असल जिंदगी में भी क्या वही काम कर दिया? क्योंकि चर्चा थी कि फिल्म के दौरान सोनू सूद और गिरीश के बीच सेट पर एक बड़ी बहस हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ एक्टिंग सीन नहीं था, बल्कि असल लड़ाई थी, ईगो की, पावर की और शायद पोजीशन की। और उसके बाद क्या हुआ? सोनू सूद का करियर तो उड़ता गया और गिरीश कुमार का।
जैसे किसी ने कट बोल दिया हो। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद खुद प्रोड्यूसर यानी टिप्स के मालिक कुमार तावरानी बैकफुट पर आ गए। उन्हें डर था कि कहीं इंडस्ट्री में और बड़े नामों से पंगा ना हो जाए, कहीं गिरीश की वजह से सोनू सूद जैसी ब्रांड वैल्यू पर असर न पड़े, और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को ही पीछे कर दिया। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर फिल्मी दुनिया में खून के रिश्तों से ज्यादा वजनदार होता है बॉक्स ऑफिस। और यहीं से शुरू होती है गिरीश कुमार की असली त्रासदी। उसके पास सब कुछ था, शक्ल, कदकाठी, लॉन्चिंग, पैसा, सपोर्ट, बस नहीं था वो पॉलिटिक्स जो फिल्म इंडस्ट्री की असली स्क्रिप्ट लिखती है। उसने और फिल्में करने की कोशिश की, पर कभी सही डायरेक्टर नहीं मिला, कभी सही टीम नहीं मिली, कभी कहानियों में दम नहीं था तो कभी सपोर्ट में। और फिर एक दिन गिरीश ने चुपचाप इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फेयरवेल, बस एक लंबी चुप्पी जो आज तक टूटी नहीं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या अगर वो झगड़ा ना हुआ होता तो आज गिरीश भी बड़े स्टार्स की लिस्ट में होता? क्या एक उभरते हुए एक्टर को कुचल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और का कद बड़ा था? या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल था जिसमें कुछ हीरो साइडलाइन हो जाते हैं बिना किसी वजह के? लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या इस लड़के को सच में किसी ने साइड किया था? उस दौर में कई खबरें आईं, कुछ मैगजीन आर्टिकल्स में छोटे छोटे कॉलम छपे और फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में कानाफूसी हुई कि राम यानी गिरीश कुमार को प्रभुदेवा ने तो पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन प्रभुदेवा और सोनू सूद के बीच सेट पर कई बार तनातनी हो चुकी थी। एक खबर यह भी आई थी कि फिल्म की एडिटिंग टेबल पर सोनू सूद के सीन्स को जानबूझकर ज्यादा ग्रैंड और दमदार रखा गया, जबकि लीड एक्टर के हिस्से के कई अच्छे सीन काट दिए गए। और यही बात गिरीश कुमार को कहीं ना कहीं खल रही थी। लेकिन अफसोस, गिरीश के पास उस वक्त इतना अनुभव नहीं था कि वो इस पॉलिटिक्स को हैंडल कर पाते। टिप्स फिल्म्स के मालिक और गिरीश के पिता कुमार तावरानी ने जरूर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री में अंदरूनी बातचीत शुरू की तो पता चला कि गिरीश के लिए फिल्मों के दरवाजे धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जो लॉन्च होते ही सुपरस्टार्स जैसा ट्रीटमेंट पाए, वो कई लोगों के लिए खतरा बन सकता था। और यहीं से वो लड़का पीछे खींच लिया गया जो पर्दे पर लाखों दिलों का सपना बना था। वो अचानक किसी और दुनिया में चला गया। ना प्रमोशन, ना नए प्रोजेक्ट्स, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना इंटरव्यूज, बस एक दिन सब खत्म। कुछ लोगों का मानना है कि गिरीश खुद इस ग्लैमर की दुनिया से ऊब चुके थे और उन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि अगर सोनू सूद ना होते तो गिरीश आज का रणबीर कपूर या कार्तिक आर्यन होता। रामायण के राम को पर्दे पर उतारने की ख्वाहिश रखने वाला ये राम अपनी पहली ही फिल्म के बाद गुमनामी की जंगल में कहीं खो गया। और दुख की बात यह है कि उसने वापसी की कोशिश भी की, लेकिन तब तक इंडस्ट्री में उसकी कुर्सी कोई और ले चुका था। टिप्स फिल्म्स ने एक दो और प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई, लेकिन बॉलीवुड की असली राजनीति ने गिरीश को फिर से उठा नहीं पाने दिया। आज गिरीश विदेश में रहते हैं, कभी कभी अपने फैमिली बिजनेस में नजर आते हैं, लेकिन वो चमक, वो जुनून और वो स्टारडम सब एक अधूरी किताब की तरह रह गया। और यही वो कहानी है जो कभी किसी ने सामने लाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस लड़के का करियर जानबूझकर खत्म किया गया? क्या रामैया वस्तावैया के सेट पर हुई कुछ अनकही चीजें ही उसकी किस्मत बदल गईं? या फिर यह सब सिर्फ संयोग था? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रामैया वस्तावैया का गाना जीने लगा हूं सुनकर इमोशनल हो जाते थे, तो आज कमेंट में उस राम के लिए कुछ दिल से लिखिए, क्योंकि हीरो तो बहुत आते हैं लेकिन कुछ चेहरे हमेशा अधूरे रह जाते हैं।